हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम शिक्षा पेशे के नारीकरण से आप क्या समझते हैं, शिक्षण कार्यों में स्त्रियों की किस प्रकार की भूमिका है, इसे हम आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है बीएड, यूजीसी नेट, टेट, डीएलएड सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो वीडियो है खासकर पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, दुर्ग यूनिवर्सिटी, बस्तर यूनिवर्सिटी, पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी और इग्नू के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसी प्रकार का वीडियो मैं आपके हेल्प के लिए लाते रहूंगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का आप नोटिफिकेशन या हमारे आने वाले वीडियो का आप लाभ ले सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो सबसे पहला बिंदु आ जाता है प्रस्तावना का। शिक्षण व्यवसाय में नारीकरण अथवा स्त्रीकरण एक मिथक के रूप में यह प्रतीत होता है कि शिक्षण व्यवसाय में अधिक से अधिक महिलाओं की नियुक्ति हो रही है और शिक्षण व्यवसाय धीरे धीरे महिलाओं के लिए आरक्षित हो रहा है। इन मिथक की जांच पड़ताल होनी चाहिए और ये आवश्यक भी है। तो चलिए इसकी जांच पड़ताल करते हैं। हमारा जो रिपोर्ट है वो क्या बोलता है। शिक्षण व्यवसाय का महिलाकरण। हम मानने लगे हैं कि शिक्षण व्यवसाय का महिलाकरण कर दिया गया है, जबकि आंकड़े को अगर हम लोग देखें, शोध को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं है। 2010-11 के आंकड़े को हम देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि शिक्षण व्यवसाय का महिलाकरण कर दिया गया है। 2010-11 के आंकड़ों को देखने से हम मानने लगते हैं कि शिक्षण व्यवसाय का महिलाकरण कर दिया गया है और स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्तर पर पुरुष शिक्षकों की संख्या 11,94,000 है, जबकि महिला शिक्षकों की संख्या केवल 9,05,000 है। उच्च प्राथमिक स्तर की अगर बात करें तो 10,48,000 पुरुष शिक्षक हैं। इसी के अनुपात में 8,39,000 महिला शिक्षक हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर अगर देखें तो 7,76,000 पुरुष शिक्षक हैं, जबकि महिला शिक्षकों की संख्या है 4,71,000। जबकि उच्चतर माध्यमिक स्तर में अगर देखें तो पुरुष शिक्षकों की संख्या है 7,66,000 और महिला शिक्षकों की संख्या है 4,96,000। उक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अभी भी शिक्षा विभाग में पुरुष शिक्षकों की संख्या अधिक है। हाँ, यह जरूर कहा जा रहा है कि तुलनात्मक रूप से महिला शिक्षकों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगला है महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में आने के सकारात्मक प्रभाव। कौन कौन से सकारात्मक प्रभाव है, इसको विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझाया गया है। इसका पहला सकारात्मक प्रभाव है कि महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने से समाज में मानव संसाधन की वृद्धि हुई है। शिक्षण व्यवसाय में श्रम की उपलब्धता सरलता से होने लगी है। तीसरा है महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है, जिससे कि सामाजिक कुरीतियां का डटकर मुकाबला कर सकती हैं। चौथा, महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने से देश की प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। पांचवा, वर्तमान भारतीय परंपरागत समाज में महिला शिक्षकों की नियुक्ति से छात्राओं में विद्यालय का भय समाप्त होता है। महिला शिक्षकों के कारण छात्राओं में आत्मविश्वास की भावना का विकास हो रहा है। छात्राओं के लिए महिला शिक्षिका सहायक और सहयोगी के रूप में कार्य करती है। महिला शिक्षकों द्वारा छात्राओं की समस्या का व्यवहारिक समाधान प्रदान किया जाता है। आठवां है, महिला शिक्षकों के बढ़ते प्रवेश के कारण विद्यालय में व्याप्त जेंडर भाव में कमी आ रही है। माना जाता है कि महिलाओं के पास बच्चों को लालन पालन तथा देखभाल का अनुभव होता है, जो विद्यालयों में बच्चों के विकास में सहायक होता है। अंतिम है, महिला शिक्षकों के कारण साक्षरता में पर्याप्त वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये प्रमुख इसके सकारात्मक प्रभाव है। साथ ही साथ इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव है, इसे हम लोग समझते हैं। पहला इसका नकारात्मक प्रभाव है, महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने से पुरुषों के लिए रोजगार के अवसर कम हो गए हैं। दूसरा है, महिलाओं पर परिवार और शिक्षण व्यवसाय दोनों का दबाव होता है, जिससे महिला शिक्षक मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने लगती है। बहुत ज्यादा टेंशन रहता है, घर का भी काम करो और विद्यालय का भी काम करो, तो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का परेशानी होती है। अगला, अधिकांश महिलाएं आज भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाई हैं, पुरुषों पर अधिकतम आश्रित हैं। हालांकि वो आत्मनिर्भर हैं, लेकिन फिर भी जो निर्णय है घर के जो पुरुष सदस्य हैं वो ही लेते हैं।
शिक्षण व्यवसाय में अधिकांशतः पुरुषों का ही प्रतिनिधित्व होता है तथा महिला किसी भी प्रकार के जिम्मेदारी लेने से बचती है। महिलाएं समय से घर पहुंचने का प्रयास करती है क्योंकि घर में परिवार वाले आने की प्रतीक्षा करते हैं और किसी कार्यवश कार्य क्षेत्र में विलंब होने पर वे तनाव की स्थिति में आ जाती हैं। अगला है, महिलाओं को यह ज्ञात होता है कि रोजगार केवल किसके लिए है, परिवार के लिए है, तो परिवार ही महत्वपूर्ण है। परिवार के बाद ही वो शिक्षण व्यवसाय को प्रमुखता देती है। सबसे पहले परिवार का कार्य करती है, उसके बाद फिर वो शिक्षण व्यवसाय से जुड़ती है। प्रायः यह देखा गया है कि महिलाएं पुरुष की तुलना में अधिक अवकाश लेती है, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। कभी कभी यह देखने को भी मिलता है कि घर परिवार की नाराजगी विद्यार्थियों पर निकाल देती है। अधिकांशतः महिलाओं के पास घर और परिवार के इतने कार्य होते हैं कि उन्हें विषय की तैयारी करने का समय भी नहीं मिल पाता। बिना तैयारी के ही कक्षा में करती है, जिससे कि कक्षा शिक्षण प्रभावित होता है। कुछ महिलाएं केवल समय व्यतीत करने के लिए शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश कर रही है, यह भी एक समस्या का जन्म लेती है। इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं और सकारात्मक प्रभाव दोनों हैं। अब अंत में हम लोग देखते हैं उपसंहार। शिक्षकी व्यवसाय में महिलाओं का अधिकाधिक प्रवेश भी शिक्षण कार्य में जेंडरीकरण को दर्शाता है। पुरुष प्रधान समाज में एक पिता, भाई, पति के रूप में पुरुष सदैव यह प्रयास करते हैं कि महिलाएं जोखिम रहित कार्यों एवं व्यवसायों में प्रवेश करें। कारण जो भी हो, महिलाओं की शिक्षकी कार्य में अधिकाधिक प्रवेश से महिलाओं की आर्थिक स्थिति एवं परिवार में भागीदारी में वृद्धि हुई है, जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सार्थक प्रगति एवं उन्नति को प्रस्तुत करती है। तो ये जो नोट्स है कंप्लीट होता है लगभग 25 से 30 मिनट में। आप ये नोट्स है असाइनमेंट में या प्रश्नों के उत्तर के रूप में इसे लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जो नोट्स है आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अंत तक देखने के लिए थैंक यू।